Good morning, everyone. Today we will continue our second unit, partnership organization. Today we will continue partnership deed. पार्टनरशिप डीड जो साझेदारी संलेख जो है बेटा, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। कह रहा है कि जो साझेदार जो है उसके कर्तव्य, अधिकार और दायित्व जो है उनके बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। क्योंकि एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू पार्टनरशिप इन द कंडक्ट ऑफ द फर्म बिजनेस, बट द पार्टनर्स कैन came to any agreement about the right, duty and liabilities. The partnership deed should be define the limit of the right, duty and liabilities of partners। क्या करे बेटा कि पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनर्स हैं उनके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। वैसे प्रत्येक साझेदार जो है उसको पूर्णतः अधिकार होता है कि वो फर्म के व्यवसाय में पूर्णतः प्रबंध और संचालन में भाग ले सकता है। किंतु क्या कह रहा है कि पार्टनर्स जो है वो कई बार क्या है कि इस प्रकार का एक समझौता कर लेते हैं। तो इस प्रकार का यदि कोई समझौता किया गया है, कोई एग्रीमेंट किया गया है, तो उसमें उन जो पार्टनर्स हैं उनके राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी जो है वो क्लियरली पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होना चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। क्या होता है बेटा कि जो फर्म जो होती है, पार्टनरशिप जो फर्म में नया पार्टनर्स जो है कोई एडमिट होता है या पुराना पार्टनर्स जो है ओल्ड पार्टनर्स जो है वो रिटायरमेंट लेता है या फर्म से सेपरेट होता है, तो उस सिचुएशन में किस प्रकार से न्यू पार्टनर्स एडमिट होने और ओल्ड पार्टनर रिटायरमेंट होने की किस प्रकार का क्या प्रोविजन होता है। यदि इस प्रकार का कोई चेंजिंग किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है, तो कह रहा है कि वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ। क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में जो नया जो पार्टनर्स है उसका प्रवेश और पुराने पार्टनर का जो सेवानिवृत्त जो है वो कह रहा है कि लॉ के प्रावधान के अनुसार होता है। फिर भी इफ देयर इज एनी स्पेशल प्रोविजन एग्री टू अमंग द पार्टनर्स, यदि साझेदारों में कोई विशेष प्रावधान जो है सहमत हुए हैं, तो इट शुड बी क्लियरली बी स्टेट इन द पार्टनरशिप डीड। तो कह रहा है कि वो साझेदारी संलेख जो है उसमें उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या कह रहा है बेटा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल जो है उसका मूल्यांकन करना। गुडविल क्या होती है कि जो फर्म में जो टाइम जो है डेडिकेटेड, जो टाइम डिवोट किया गया है या कुछ समय के लिए इस प्रकार का जो होता है उसकी एक रेपुटेशन इमेज बनी है, तो उस सिचुएशन में क्या है, नया पार्टनर्स आता है तो उससे उसके पैसे जो है वो लिए जाते हैं, या कोई पुराना पार्टनर्स जो है छोड़ के जाता है तो उसको गुडविल की जो है वैल्यूएशन करके उसका पैसे जो है उनको दिया जाता है। तो कह रहा कि गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाएगा, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड जो है उसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो देखिए बेटा, द शुड बी स्पेसिफाई द मेथड ऑफ, कह रहा है कि वैल्यूएटिंग द गुडविल of the firm, such valuation of the goodwill of the firm, क्या कह रहा है कि such valuation became important when a new partners enter the firm, और कह रहा है कि an existing partners retire और separate। क्या कह रहा है कि साझेदारी संलेख में जो ख्याति है उसके मूल्यांकन का जो मेथड है, वो वैल्यूएशन करने का जो मेथड है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। क्योंकि इसकी आवश्यकता कब होती है, जब नया पार्टनर्स जो है फर्म में एडमिट होता है या पुराना पार्टनर्स जो है वो कह रहा है कि रिटायरमेंट या सेपरेट होता है, तो दोनों सिचुएशन में गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन किया जाता है। तो कौन से मेथड से इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए।
कह रहा है कि डिजोल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो साझेदारी जो है उसका अंत कैसे किया जाएगा, उसका विघटन कैसे किया जाएगा, साझेदारी को समापन कैसे किया जाएगा। द डीड शुड बी स्पेसिफिकली स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द फर्म कैन बी डिजोल्व। क्या कह रहा है बेटा, पार्टनरशिप डीड में ये स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि साझेदारी जो है किन सिचुएशन में यानी कि इसको डिजोल्व किया जाएगा, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। अदरवाइज जो लॉ के अकॉर्डिंग जो है पार्टनरशिप जो है वो डिजोल्व होती है। फिर भी यानी कि इसमें पार्टनरशिप डीड में इस प्रकार की कोई सिचुएशन जो है उनके बारे में क्लियरली स्पष्ट मेंशन होना चाहिए। डेथ, क्या करें नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स एंड हिज सक्सेशन, यानी कि जो साझेदार की मृत्यु और उसके उत्तराधिकारी जो है उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। कब, जब व्हेन ए पार्टनर डाई, जब कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है, हिज कैपिटल इन द फर्म करा की एंड एनी ड्यू अमाउंट अंडर द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म आर गिवन करा की टू द डिसीज्ड पार्टनर्स सक्सेसर और करा की लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी केप्ट इन द फर्म एंड द सक्सेसर ऑफ द करा की डिसीज्ड पार्टनर्स इज टू बी एडमिटेड एज ए पार्टनर्स। It should be clearly mentioned in the partnership deed if the capital of the deceased partners is to be paid to his karaki his representative is in installment. The rate of interest to be paid should be defined in the deed. क्या कह रहा है बेटा, यानी कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी होता है उसके लिए, यानी कि साझेदार में जो कैपिटल उसने इन्वेस्टमेंट की गई है या जो उसका पैसे बनते हैं उसके लिए कह रहा है कि उसके उत्तराधिकारी को जो दिए जाएंगे, इस प्रकार जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है जो उसको पे किया जाएगा। तो कह रहा है कि ये चीज़ें जो है साझेदारी पार्टनरशिप डीड जो है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि यदि मान लीजिए वो पार्टनर्स के जो पैसे जो हैं वो हम फर्म में रखते हैं और जो उसके उत्तराधिकारी है उसको पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं, तो कह रहा है कि उस सिचुएशन में ये पार्टनरशिप डीड जो है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और यदि पार्टनर्स की डेथ होने के बाद उसके उत्तराधिकारी को जो उसके जो ड्यूज हैं, जो उसके पैसे जो बनते हैं, जो उसकी पूंजी जो बनती है, जो उसकी बकाया जो राशि है उसको किस्तों में पे करते हैं, तो कह रहा है कि क्या उसके उत्तराधिकारी को उसके इंटरेस्ट जो है दिया जाएगा, इंटरेस्ट जो रेट है वो भी क्लियरली इसमें मेंशन होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होना चाहिए। वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल, यानी कि साझेदारी के जो नियम है उनका उल्लंघन करता है, तो कह रहा है कि यदि पार्टनरशिप में फर्म में कोई पार्टनर जो है जो रूल रेगुलेशन है उनको वायलेट कर रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है, तो कह रहा है कि उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा। तो कह रहा है कि इस प्रकार की बातें भी जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। इफ ए पार्टनर कह रहा है कि वायलेट द पार्टनरशिप रूल, यदि कोई साझेदार जो है यानी कि साझेदारी जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन करता है, द स्टेप टू बी टेकन अगेंस्ट द कह रहा है कि एरिंग पार्टनर शुड बी डिफाइन इन द पार्टनरशिप डीड। तो ऐसे साझेदार के अगेंस्ट जो है कौन से स्टेप उठाए जाएंगे ये पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज, यानी कि मध्यस्थ वाक्य। कई बार क्या होता है बेटा कि फ्यूचर में जा कर के पार्टनर्स जो है उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो कह रहा है कि उनके लिए मीडिएटर्स जो है उनको हम मीडिएटर्स जो है नीड उनकी यानी कि मीडिएटर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा नहीं किया जाएगा। यदि किया जाएगा
तो उनको किस प्रकार से अपॉइंट किया जाएगा और उनके किस प्रकार के राइट होंगे, ये सारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। तो देखिए, द पार्टनरशिप डीड मस्ट बी स्पेसिफिकली स्टेट द कह रहा है कि फ्यूचर डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स विल बी कह रहा है कि सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन इफ इट इज एग्री टू बी कह रहा है कि सो द डीड नीड आल्सो द स्पेसिफाई हाउ द arbitration will be appointed and what will be his right and what will be his right। क्या कह रहा है बेटा, यानी कि इसमें जो मध्यस्थ वाक्य है, यानी कि भविष्य में होने वाले, क्या कह रहा है बेटा कि भविष्य में होने वाले आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए मध्यस्थ जो है के नियुक्ति होगी अथवा नहीं, यदि हाँ तो किस प्रकार ऐसे नियुक्ति की जा सकेगी और मध्यस्थ में जो मीडिएटर्स हैं उनके क्या राइट होंगे, इन सब बातों का पार्टनरशिप डीड में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।